नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं उमेश कुमार। दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2020 प्री के इकोनॉमिक सेक्शन के बारे में। इकोनॉमिक सेक्शन में आपने देखा होगा लगभग 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस तरीके से वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन को उठाया है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना था, पूरे क्वेश्चन पेपर को देखने से पता चलता है लगभग एग्जामिनर ने इकोनॉमी के हर सेक्शन को छूने का क्या किया, प्रयास किया है। तो चर्चा करते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहले, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया है? मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किसने किया है? ऑप्शन ए अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। ध्यान दें दोस्तों, मात्र पोषक तत्वों के आधार पर अगर किसी समिति ने गरीबी का निर्धारण किया है तो वो आंसर होगा आपका अलग समिति। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? अलग समिति द्वारा इस चीज का क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। अलग समिति की चर्चा करें तो अलग समिति की स्थापना 1977 में की गई थी, जिसके द्वारा 1979 में अपनी रिपोर्ट क्या की गई, प्रस्तुत की गई। 1979 में अपनी रिपोर्ट को इसने प्रस्तुत किया था। इस समिति द्वारा गरीबी के गणना का आधार कैलोरी उपभोग को माना गया। कैलोरी उपभोग को इसके द्वारा गणना का आधार माना गया और इसने कहा भैया अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं और आप शहरी परिवेश से हैं, अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो आप 2400 कैलोरी प्रतिदिन, और अगर आप शहरी परिवेश से हैं तो 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग करते हैं तो गरीब नहीं होंगे, अन्यथा क्या कहलाएंगे, गरीब कहलाएंगे। तो यहां पे सबसे पहले इस समिति द्वारा इस प्रकार की बात कही गई थी। ध्यान करना दोस्तों, इसी अलग समिति के बाद में लकड़वाला समिति आई थी। तो अगर लकड़वाला समिति पे चर्चा करें, लकड़वाला समिति का गठन किया गया 1989 में, और 1989 में इस समिति के द्वारा गठन के साथ साथ में इसने रिपोर्ट अपनी जी थी वो 1993, यानी 1993 में इस समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस समिति की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1993 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो लकड़वाला समिति थी गरीबी से संबंधित है और इस समिति द्वारा गरीबी गणना के आधार जो आपका अलग समिति ने दिया था उसको इसने परिवर्तित नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ में इसने यूआरपी पद्धति को अपनाया, यानी यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड के आधार पर इसने अपनाया। तेंदुलकर समिति और श्री रंगराजन समिति भी गरीबी से संबंधित है। अगर बात करें दोस्तों तेंदुलकर समिति की, तो तेंदुलकर समिति 2005 में इसका गठन किया गया था, तेंदुलकर समिति का, और इस तेंदुलकर समिति ने मिक्स्ड रिकॉल पीरियड के आधार पर, एमआरपी के आधार पर इसके द्वारा गरीबी की गणना की, और मिक्स्ड रिकॉल पीरियड के आधार पर इसके द्वारा गरीबी की गणना की गई और इसने उपभोग को गरीबी गणना का आधार बनाया। उपभोग खर्च को गरीबी गणना करने का आधार बनाया। इस समिति के द्वारा 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी और 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए इस समिति ने कहा भैया अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण है और शहरी है तो उसका इतना प्रतिदिन का खर्चा होना चाहिए। अगर इस समिति के अकॉर्डिंग इतना वो खर्च नहीं कर पाता है तो उसे गरीब माना जाएगा। तो इन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों लेवल के लिए अलग अलग बातें कही। देखिए, जैसे अगर या तो कोई बंदा ग्रामीण होगा या वो शहरी होगा, या तो कोई बंदा ग्रामीण होगा या वो बंदा शहरी होगा। अगर वो ग्रामीण है तो उसका प्रतिदिन उपभोग, और अगर वो ग्रामीण है तो उसका प्रतिमाह उपभोग। उपभोग की दो बातें हो जाएगी, एक आपका प्रतिमाह है और एक आपका प्रतिदिन। प्रतिदिन उपभोग अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में
27 रुपये कर लेता है तो वो गरीब नहीं होगा। अगर वो 27 रुपये भी नहीं कर पाता है तो गरीब की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में 33 रुपये अगर खर्च कर पाता है बंदा तो गरीब नहीं है, अन्यथा क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। सेम टू सेम उसी तरीके से अगर कोई बंदा ग्रामीण है तो प्रति माह 816 रुपये, और अगर शहरी है तो प्रति माह 1000 रुपये अगर बंदा खर्च नहीं कर पाता है तो गरीब होगा, अन्यथा क्या कहलाएगा? वो बंदा गरीबी रेखा से ऊपर कहलाएगा। इस सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पे जब देश में गरीबी की गणना की गई तो ध्यान रखिएगा, इस आधार पर देश में लगभग गरीबी जो निकली थी उस समय पर 2011-12 के आधार पे देखें तो 21.9% गरीबी की गणना हुई। यानी देश में गरीबी कितनी हुई? 21.9%। ध्यान दीजिएगा, 21.9% गरीबी यहां से प्राप्त हुई। लेकिन मुद्दा ये उठा कि पहले जो गरीबी थी वो लगभग 37.8% थी। ऐसा आपने क्या कर दिया कि गरीबी बिल्कुल कम हुई? इस सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा उपभोग के स्तर को कम कर दिया गया। आपने क्या कह दिया? 27 रुपये प्रतिदिन है तो बंदा गरीब नहीं है, अन्यथा बंदा क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। इस उपभोग को अगर और कम कर दिया जाता और भी गरीबी रेखा से नीचे आ सकती थी, और भी लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो जाते, अमीर हो जाते। तो इसी बात को लेकर एक नई समिति की डिमांड की गई और सरकार के द्वारा गरीबी गणना करने के लिए अगली समिति स्थापित की जिसका नाम था सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति यानी कहने का मतलब ये हुआ, इस बार पेपर में जो भी समिति दे रखी थी सारी की सारी गरीबी से ही संबंधित थी। सी रंगराजन समिति 2012 में स्थापित की गई जिसकी रिपोर्ट 2014 में आई थी। इस समिति ने गरीबी गणना करने के लिए मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को क्या किया? काम में लिया था, और इसने उपभोग और कैलोरी उपभोग दोनों को आधार बताया। इसने कैलोरी के लिए कहा अगर कोई व्यक्ति शहरी है और कोई व्यक्ति ग्रामीण है तो कैलोरी उपभोग का इसने ये बताया कि भैया अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण है तो उसके लिए 2155 कैलोरी प्रतिदिन, 2155 कैलोरी प्रतिदिन। अगर कोई बंदा शहरी है तो उसके लिए 2090 कैलोरी प्रतिदिन। ये तो एक तो इसने आधार दिया कैलोरी उपभोग का 2090 कैलोरी प्रतिदिन। इतना उपभोग कर पाता है तो बंदा बंदा गरीब नहीं होगा, अन्यथा बंदा क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। तो यहाँ पे कैलोरी प्रतिदिन उपभोग की बात इसने की। लेकिन इसके साथ साथ में प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च के आधार पे भी सी रंगराजन समिति ने आधार बताया। तो प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पे इन्होंने क्या कहा? या तो कोई बंदा शहरी होगा या कोई बंदा क्या होगा? ग्रामीण होगा। ग्रामीण या फिर शहरी। उपभोग खर्च का भी इन्होंने आधार कहा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए इन्होंने कहा अगर कोई बंदा ग्रामीण है तो उसका प्रतिदिन खर्च होना चाहिए 32 रुपये। प्रतिदिन खर्च कितना होना चाहिए? 32 रुपये। और इसके साथ साथ में उनका प्रतिमाह खर्च होना चाहिए 972 रुपये। 972 रुपये उसका प्रतिमाह खर्च होगा और 32 रुपये उसका प्रतिदिन खर्च होगा। शहरी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति शहरी है तो उसका प्रतिदिन खर्च 47 रुपये और प्रतिमाह खर्च 1407 रुपये। अगर कोई व्यक्ति इतना खर्च कर पाता है तो गरीब नहीं है, अगर इतना भी नहीं खर्च कर पाएगा तो बंदा क्या कहलाएगा? गरीब की श्रेणी में आएगा। अगर इस आधार पे देखें यानी सी रंगराजन समिति के आधार पे गरीबी की गणना की जाए तो इस आधार पे देश में जो गरीबी प्राप्त हो रही है वो प्राप्त हो रही है दोस्तों 29.5%। इस आधार पे अगर गरीबी की बात करूं तो 29.5%। क्वेश्चन उसने इस तरीके से पूछा कि आपकी अलग समिति ने क्या आधार दिया या फिर कैलोरी उपभोग का आधार किसने दिया। क्वेश्चन ये भी तो हो सकता था
सी रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी का आंकड़ा ज्यादा क्यों प्राप्त हुआ? क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि कारण क्या था इसमें कारण केवल और केवल इतना था कि सी रंगराजन समिति ने खर्च का आधार ऊपर मान रखा था। सुरेश तेंदुलकर समिति ने खर्च के आधार को क्या मान रखा था? कम मान रखा था। तो खर्च का आधार बढ़ेगा तो गरीबी अपने आप बढ़ती जाएगी। आपने यहां पे क्या कर दिया? आपने यहां पे ये कर दिया, सुरेश तेंदुलकर समिति में खर्च के आधार को कम कर दिया। तो लगभग ये कमेटियां गरीबी से संबंधित थी और इसका आंसर क्या होता? अलग समिति, यानी आंसर नंबर फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? अभी हाल ही में एचडीआई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहा है और चर्चा में भी रहा। लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इस बार भी इन्होंने पूछ लिया एचडीआई। दोस्तों ध्यान करें एचडीआई की, तो एचडीआई की गणना की जाती है आपका यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ये आपकी यूएनओ की एक एजेंसी है और इसके द्वारा 1990 से मानव विकास सूचकांक की गणना की जा रही है। और मानव विकास सूचकांक की गणना करते समय आधार जो लिए जाते हैं, 3 आधार पर इसकी गणना की जाती है। मानव विकास सूचकांक के लिए 3 आधार लिए जाते हैं। एक जिसे कहा जाता है आपका शिक्षा यानी एजुकेशन, शिक्षा या फिर एजुकेशन। दूसरा लाइफ स्टैंडर्ड या पर कैपिटा इनकम, लाइफ स्टैंडर्ड या पर कैपिटा इनकम। और नेक्स्ट इसके साथ साथ में तीसरा यहां पे होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। टेंसी जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो यानी आपके पास में कितने संसाधन उपलब्ध हैं जिनसे आप अपने नागरिकों को स्वस्थ जीवन की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हो। तो कितने आधार हुए? 3 आधार हो गए। पहला सही है, दूसरा शिक्षा सही है, प्रति व्यक्ति आय ठीक है। कौन सा आधार सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सामाजिक असमानता को यहां पे सम्मिलित नहीं किया जाता। सामाजिक असमानता का आधार इस एचडीआई की गणना के लिए नहीं किया जाता। अगर थोड़ी सी और चर्चा की जाए एचडीआई में तो बात यहां पे निकल के आती है कि एचडीआई अभी हाल ही में 2019 का एचडीआई जारी किया गया था, या 9 दिसंबर 2019 में एचडीआई 2019 जारी किया गया, जिसमें भारत की जो रैंकिंग रही थी 129वीं और भारत का मानव विकास सूचकांक का जो प्राप्तांक रहा वो रहा 0.47। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गत वर्ष के मुकाबले, लास्ट ईयर के मुकाबले यहाँ पे रैंकिंग में भी सुधार हुआ है और यहाँ पे मानव विकास सूचक में भी क्या हुआ है? सुधार हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात, ब्रिक्स देशों की अगर चर्चा करूं तो ब्रिक्स देशों में सबसे कम रैंकिंग भारत की रही है। ब्रिक्स देशों में जहां पे ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसा देश 113वें नंबर पर है, चाइना 85 नंबर पे है, रशिया 49 नंबर पे है, ब्राजील 79 नंबर पे है, जबकि इंडिया की जो रैंकिंग है वो 129वीं। यानी अगर ब्रिक्स देशों की बात करें, विकासशील देशों के समूह की बात करें, तो यहां पर एचडीआई में सबसे खस्ता हाल किसका रहा था? इंडिया का रहा था। गत वर्ष के मुकाबले पर ने वृद्धि की है और जब से एचडीआई शुरू हुआ है, यानी लगभग 1990 से लेकर 2019 तक 50 एचडीआई हो सकते हैं। उन 50 एचडीआई में अपन ने भी 50% की ग्रोथ की है। 0.4 से शुरू हुए थे, 0.647 तक पहुंच गए हैं। किसी भी देश को एचडीआई के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। एक, जो अधिक उच्च एचडीआई वाले देश हैं, वेरी हाई एचडीआई कंट्री, उसके बाद में हाई एचडीआई वाले देश, उसके बाद में मीडियम एचडीआई वाले देश और उसके साथ ही दोस्तों आपका लोअर एचडीआई वाले देश।
तो भारत इस समय वर्तमान में मध्यम एचडीआई वाले देशों में है, क्योंकि मध्यम एचडीआई वाले जो देश होते हैं 0.5 से लेकर 6.699 तक चलते हैं। 0.7 से 0.799 तक उच्च एचडीआई वाले, और 0.799 से उच्च एचडीआई वाले, और 8 से लेकर लास्ट तक 0.8 से लेकर 1 तक आपका अति उच्च एचडीआई वाले देश शामिल किए जाते हैं। इस बार के एचडीआई में नॉर्वे का पहला स्थान रहा था। तो कुछ आपके ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने यहां पर केवल और केवल इस आधार को पूछा जिस आधार पर एचडीआई को जारी किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। द कल्चर ऑफ पॉवर्टी। कल्चर ऑफ पॉवर्टी का विचार किसने प्रस्तुत किया? क्या है पहली बात तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी? दोस्तों, कल्चर ऑफ पॉवर्टी का विचार प्रस्तुत करने वाले सामाजिक जो आपके व्याख्याता थे वो थे ऑस्कर लुइस। ऑस्कर लुइस के द्वारा आपका 1967 में गरीबी का विचार प्रस्तुत किया गया। ये समाजशास्त्री थे और इस समाजशास्त्री ने गरीबी की संस्कृति की बात कही। इन्होंने एक बात कही कि गरीबी, एक पीढ़ी की गरीबी अगली पीढ़ी को गरीब बनाती है। गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचती है। बिल्कुल इस बात को अपन स्वीकार करते हैं। अगर एक पीढ़ी गरीब है तो अगली पीढ़ी में भी गरीबी पहुंच जाती है, यानी गरीबी का पीढ़ी दर पीढ़ी रूपांतरण होता है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है जहां पर पहले से गरीबी विद्यमान है और कहीं से निवेश नहीं किया जाए तो वो गरीबी रहेगा। एक्चुअल में देखा जाए तो सेम टू सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से अपन पॉवर्टी साइकिल की बात करते हैं, गरीबी के दुष्चक्र की बात करते हैं। क्या है गरीबी का दुष्चक्र? गरीबी का दुष्चक्र क्या कहता है? उत्पादन कम है, यानी प्रोडक्शन कम। प्रोडक्शन कम होगा तो आय क्या होगी? कम होगी। अरे भैया, आय कम होगी तो क्या होगा? जीवन स्तर निम्न होगा। आय कम होगी तो निवेश और जीवन स्तर निम्न होगा, या बचत का स्तर क्या होगा? निम्न होगा। बचत निम्न तो निवेश निम्न होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, सारे जानते हैं अगर निवेश निम्न है तो उत्पादन भी दोबारा से क्या होगा? निम्न होगा। यही चक्र एनी टाइम चलता रहेगा। तो अब इसमें किया क्या जाए? इसको तोड़ने का केवल और केवल एक ही उपाय हो सकता है कि यहां पे आप कैद कीजिए, कहीं न कहीं से निवेश लेके आइए। जैसे ही कहीं से बाहर से निवेश आएगा, ये गरीबी का दुष्चक्र टूटेगा और उत्पादन बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों के पास में रोजगार बढ़ेंगे, लोगों के जीवन स्तर बढ़ेंगे, उनकी मांग बढ़ेगी, तो वो गरीबी का दुष्चक्र क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसित होगी। तो जो गरीबी की संस्कृति थी, इसका प्रस्ताव देने वाले या इसका विचार प्रस्तुत करने वाले ऑस्कर लुइस 1967 में इनके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया था। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन इस बार का पूछा गया है। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य, यानी 20वीं सदी अभी वर्तमान में चल रही है, कि 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लगभग मिड 18 सेंचुरी या फिर अपन कह सकते हैं कि 1750 में, लगभग 1750 के तहत, मिड 18 सेंचुरी 1750 के तहत औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी पश्चिमी देशों में। और इसी औद्योगिक क्रांति के कारण से उत्पादन बढ़ा। उत्पादन के कारण से कच्चे माल की डिमांड बढ़ी और कच्चे माल की डिमांड के साथ साथ में बड़ी बड़ी मशीनों से जो उत्पादन किया गया था, उसके कारण से विकसित देशों के लिए बाजार की मांग बढ़ी और उपनिवेशवाद का एक दौर शुरू हुआ। विकास की असल में प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है जहां पे अपन लोगों ने प्रकृति का दोहन करना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। विकास की भागदौड़ में
कुछ इस तरह की चाल चली कि वहां पर प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ाने लगा। मानव जनित प्रदूषण के कारण से कई सारी समस्याएं पैदा हुई, जिनमें पर्यावरण प्रदूषण है, क्लाइमेट चेंज है, वन से पशु पक्षियों से जुड़ी समस्याएं हैं, रोजगार के लिए इधर उधर व्यक्ति का आना जाना है। तो कई सारी समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा की गई। क्वेश्चन इन्हीं से पूछा गया है कि कौन कौन से बिंदु थे जिन पे चर्चा की गई थी, क्योंकि विकास, उत्पादन को बढ़ाना विकास था, लेकिन उसमें आपने क्या खोया क्या पाया, उसके नकारात्मक पक्षों पे जब चर्चा हुई तो यहां पे कौन कौन से बिंदु थे। एग्जामिनर ने पूछा है प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बिल्कुल ठीक बात है, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण पे चर्चा हुई। ये आपके यूएनएफसीसी है, कोप सम्मेलन है, मिनीमाटा सम्मेलन आप कह सकते हो, नागोया सम्मेलन कह सकते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात अपन कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण, इस पे भी चर्चा हुई, जन सामान्य का विस्थापन व पुनर्वास, इस पे भी चर्चा हुई। लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था, अरे विकास का परिणाम, विकास का नकारात्मक इफेक्ट राजनीति व विकास नहीं है, ये तो विकास के पॉजिटिव इफेक्ट हैं। इन पर विकास के नकारात्मक इफेक्ट के मामले में चर्चा नहीं हुई है। यहां पे क्वेश्चन बड़ा गजब तरीके से इसने पूछा है, चर्चा किस पे नहीं हुई। तो आप क्या सोचते हो, भाई राजनीति पे तो डेली डेली चर्चा होती है, इसको कैसे मना कर रहे हैं, है ना। यहां पे इन्होंने कहा विकास के नकारात्मक पक्षों के रूप में चर्चा किस पे नहीं हुई, तो विकास के नकारात्मक पक्षों के रूप में राजनीति व विकास पे क्या नहीं की गई थी, चर्चा नहीं की गई थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित किए गए हैं या स्मार्ट सिटी में शामिल किए गए हैं, ऐसे कौन कौन से शहर हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी के तहत शामिल किया गया है। दोस्तों चर्चा करें तो 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य शहरों में सीवरेज, शहरों में मॉडर्नाइजेशन, शहरों में अवसंरचना का विकास, शहरों में एक मॉडर्न एमिनिटीज का डेवलपमेंट किया जाना, और उसके साथ साथ में वास्तव में गुणवत्तापूर्ण जीवन की उपलब्धता के साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी उपलब्ध हो, जहां पर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की संभावना बढ़े। एक ऐसी संस्कृति का विकास करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, अगर इस स्मार्ट सिटी मिशन की चर्चा की जाए तो इसमें लगभग 100 शहरों को शामिल किया गया। प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करते हुए 500 करोड़ रुपए इन पे खर्च किए जाने थे, जिनके तहत 100 शहरों को शानदार तरीके से डेवलपमेंट करना था। अलग अलग राज्यों से शहरों को चुना गया, अपने उत्तर प्रदेश से भी शहर चुने गए। वर्तमान में देखा जाए तो यूपी से लगभग 11 शहर हैं जो स्मार्ट सिटी के तहत हैं। अब आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आयोग ने जो आंसर माना है, आयोग ने आंसर माना है 10। आयोग ने आंसर यहां पे क्या माना है, 10 आंसर माना है। जबकि स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी में आगरा, अलीगढ़, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज वर्तमान में बोल देंगे, आगरा, इलाहाबाद, प्रयागराज, बरेली, हाँ वही झुमके वाली, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर और वाराणसी। वाराणसी
यानी लगभग शहर कितने हो गए, 11 शहर हो गए। आगरा 1, अलीगढ़ 2, प्रयागराज, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर और वाराणसी, लगभग 11 शहर हैं। आयोग ने आंसर 10 माना है, तो आप भी ये मान के चलें 10 वाला जो आंसर अगर लगाया तो सही है, वरना आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 11 वाला तो ऑप्शन इन्होंने दे ही नहीं रखा था। ठीक है, नेक्स्ट। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चर्चा की गई। यह प्रतिवेदन था, दोस्तों ध्यान करना, सबसे पहले तो मुद्दा यहां पे निकलता है धारणीय विकास से आपका क्या तात्पर्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तात्पर्य होता है विकास की धारा इस प्रकार हो या वर्तमान पीढ़ी विकास की प्रक्रिया में या विकास के दौरान रिसोर्सेज का दोहन इस प्रकार करे ताकि अगली वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा के रखें, अगली वाली पीढ़ी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। अगर अगली वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर संसाधन बचा के रखे जाएं तो उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज आप बात करते हैं, अपन ने कोयले से बिजली बनाई, अब कोयले से बिजली बनाकर अपन ने सारे कोयले को समाप्त कर दिया और उसके साथ साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड करके वातावरण को प्रदूषित कर दिया। एक तरफ कोयला खोदने से धरती प्रभावित हुई, दूसरी तरफ आपका जलवायु परिवर्तन हुआ, पर्यावरण प्रदूषण हुआ। अगर इसकी बजाय आप सौर ऊर्जा की बात करें तो आप चाहे कितनी भी बिजली बनाइए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन बचा के रखेंगे। इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अर्थव्यवस्था में जब विकास की प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि। जब आर्थिक समृद्धि होती है, आर्थिक समृद्धि के अगला चरण होता है अगर उस समृद्धि को जीवन को सार्थक बनाने में, जीवन को सरल बनाने में उपयोग में लिया जाए तो उसे कहा जाता है विकास या फिर आर्थिक विकास। लेकिन विकास प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विकास प्रक्रिया से बाहर रह जाते हैं, उनको भी विकास में शामिल करना कहलाता है समन्वित विकास। समन्वित विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। जैसे बैंकें तो खूब बन गई देश में, लेकिन फिर भी स्थिति ये कि लोगों के पास में अभी भी बैंक अकाउंट नहीं, तो आपने बैंकिंग समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात की। देश का विकास तो हो चुका, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास में मकान नहीं है, तो उनके समावेशन के लिए आपने प्रधानमंत्री जन आवास योजना की बात की। और जब समन्वित विकास का अगला चरण होता है वो होता है दोस्तों सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भी यही था, सतत विकास। पिछली बार ये पूछा गया था, इस बार सीधा इन्होंने ये पूछ लिया। तो 1987 के प्रतिवेदन में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति की उपरांत धारणीय विकास चर्चा आरंभ की गई, वह प्रतिवेदन था। दोस्तों ध्यान देना, यह प्रतिवेदन था अवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य। अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। नॉर्वेजियन प्रधानमंत्री बैटलैंड के द्वारा यह रिपोर्ट क्या की गई थी, प्रस्तुत की गई थी। नॉर्वेजियन प्रधानमंत्री वेटलैंड के द्वारा यह रिपोर्ट क्या की गई थी, प्रस्तुत की गई थी। इसे वेटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, जहां पर पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या हुई थी, चर्चा हुई थी। और उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही विकास का क्या मान लिया गया, आधार मान लिया गया। आज अगर आप पेरिस सम्मेलन में सौर अलायंस की स्थापना की जाती है तो किसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम है, एक तरीके से देखा जाए तो ये सस्टेनेबल विकास की तरफ अग्रसर होते हुए कदम है। क्लियर? नेक्स्ट, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS, इसके बारे में कहा जाता है। दोस्तों ध्यान देना, भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण के स्तर को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा PDS सिस्टम, स्कूलों में मिड डे मील और उसके साथ साथ में किशोरी, गर्भवती महिलाएं और 0 से 6 वर्ष के बच्चों के
पोषण स्तर को ध्यान में रखने के लिए आईसीडीएस ये कार्यक्रम 1975 में चलाया गया था। आईसीडीएस 1975 में चलाया गया था। इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे, इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और इसके साथ साथ में किशोरी, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके पोषण स्थल के लिए योजना इसमें लाभान्वित है। अगर योजना की बात करें तो इस योजना में केंद्र सरकार का योगदान 60% है, राज्य सरकार का योगदान कितना है, 40% है। मुख्य उद्देश्य पोषण स्तर को बढ़ाना और कुछ शिक्षा के स्तर में भी प्रयास करना है। आईसीडीएस कार्यक्रम की बात करूं तो आईसीडीएस कार्यक्रम में 6 कारक हैं। 6 कारकों को शामिल किया गया है। 1 पूरक पोषण, दूसरा टीकाकरण या प्रतिरक्षण, चौथा, तीसरा पोषण व स्वास्थ्य। इसके अलावा अगर चौथे कार्यक्रम की बात करें तो उसमें आपका शाला पूर्व शिक्षा, चौथे अगर कार्यक्रम की बात करें तो शाला पूर्व शिक्षा। अगर 5वीं दोस्तों बात की जाए तो इसमें रेफरल सुविधा, और इसके अलावा छठा स्वास्थ्य जांच। समय समय पर स्वास्थ्य की जांच होती रहे जिससे वास्तव में गर्भवती महिला की स्थिति क्या है उसका अपने को क्या लगे, आइडिया लगे। तो इसमें एक शाला पूर्व शिक्षा, शाला पूर्व शिक्षा का मतलब जिस तरीके से आप देखते हो सरकारी स्कूलों में पहली क्लास से क्लास प्रारंभ होती है। आप अगर प्राइवेट में जाओगे तो वहाँ पे प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, यूकेजी, एलकेजी, वो सारी। तो उस 0 से 3 से लेकर 6 साल तक का जो बच्चा है उसको वहाँ पर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, ताकि वो खेल खेल में आराम से शिक्षा सुविधा ले सके। इसके लिए 3 तरह के कार्यक्रम इन्होंने, किलकारी, उमंग, तरंग, 3 तरह के कार्यक्रम इन्होंने चला रखे हैं, जिसके तहत 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे को क्या दी जाती है, शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पूरक पोषण, पूरक पोषण के तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, इनको पूरक पोषक की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। टीकाकरण, पोषण व स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा महिलाओं किशोरियों को उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य की जांच, अगर स्वास्थ्य जांच में किसी प्रकार से ऐसा होता है कि कोई इनको समस्या है तो इसके लिए रेफरल सुविधा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको क्या कर दिया जाए, रेफर कर दिया जाए, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से अनहोनी से बचा जा सके। तो आईसीडीएस कार्यक्रम में परिवार नियोजन को शामिल नहीं किया गया है। परिवार नियोजन एक अपनी अलग ही अवधारणा है। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले भारत ने ही परिवार नियोजन शुरू किया था। जनसंख्या नीति पर्यावरण नियोजन का ही एक पर्याय है, लेकिन आईसीडीएस में इसे शामिल नहीं किया जा सकता है। मुद्दा यहाँ पे आईसीडीएस पूछा, यहाँ पे अगर खाद्य सुरक्षा का मुद्दा उठ ही रहा है तो इसके साथ साथ में पीडीएस भी पूछ सकता था, और इसके साथ साथ में मिड डे मील, क्योंकि मिड डे मील भी वर्तमान में लॉकडाउन में खूब ज़्यादा चर्चा में रहा कि मिड डे मील बच्चों तक कैसे पहुँचाया जाए। मिड डे मील की शुरुआत 1995 में की गई थी, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 8 कक्षा तक के जो बच्चे थे उनको पूरक पोषक आहार क्या कराया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि पोषण स्तर में क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके। अगला, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना में 10 लाख के नगर बने? उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ किस भारतीय गणना वर्ष में 10 लाख के नगर बने? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कानपुर 1971 में और लखनऊ 1981 में 10 लाख से आबादी को क्या कर गए थे, पार कर गए थे। वैसे देखा जाए तो कानपुर यूपी का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर बना, लेकिन वर्तमान में कानपुर से ज़्यादा आबादी किसकी है, आपके लखनऊ की है। अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो लखनऊ की जो आबादी है वो आपकी 45.89 लाख, 2011 की आबादी के अनुसार 45.89 लाख, और इसके साथ साथ में कानपुर की आबादी की बात करें तो कानपुर की आबादी 29.2 लाख,
वर्तमान आबादी ये है। और वर्तमान यहां पे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इस बात को थोड़ा सा गौर करना। ये वो दौर था जब लखनऊ, जो कि आपकी राजधानी है, वहां पे एम्यूनिटीज और सुविधा भी ठीक होंगी, तो वहां से जनसंख्या वृद्धि होना क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। और आज स्थिति ये, कानपुर को पछाड़कर लखनऊ यूपी का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला क्या है, शहर है। तो यहां पे आंसर सी 1971 और 1981 में। अगला, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई या प्रतिपादन किया गया। मुद्दा यहां पे सीमांत व्यक्ति की इस संकल्पना का प्रतिपादन। अगर सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन देखें दोस्तों, तो ये रॉबर्ट ई पार्क, जो कि समाजशास्त्री थे, उनके द्वारा 1926 में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दी गई। सीमांत व्यक्ति का मतलब क्या होता है, एक साथ दो समाजों में रहने वाला व्यक्ति, एक साथ दो समाज में रहने वाला व्यक्ति। एक साथ जो दो समाज में है, वो व्यक्ति क्या है, मार्जिन है, न तो वो यहां का है न वो वहां का है। आज अगर अपन चर्चा करें तो आप लोग जान रहे हो, एक पढ़ने वाले के लिए या एक बेटे के लिए घर वालों की डिमांड ये होती है, बेटा एकदम राम की तरह रहे। यानी घर वाले जब बात करते हैं तो इस तरह की बात करते हैं जैसे द्वापर युग की चर्चा चल रही हो। लेकिन कॉलेज में जाता है तो माहौल कैसा है, कॉलेज में जाता है तो वहां पे माहौल एकदम वेस्टर्न कल्चर है, अपनी लाइफ जियो, क्या करना है, जिंदगी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला माहौल तैयार हो जाता है वहां पे। अब घर वाले चाहते हैं जैसा हम करें वैसा कहें। वहां पे शिक्षा जो आपको दी गई है, जो उदारीकरण सिखाया गया है, जो आपको वहां पे ये मान लो पूंजीवाद की जो शिक्षा दी गई है, जहां पे आपको स्वच्छंद बनाया गया है, क्योंकि वैचारिक उन्नति होने से व्यक्ति में स्वच्छंद होने का भाव जागृत होगा। लेकिन घर पे जैसे ही आते हैं वैसे द्वापर युग की स्थिति और समाज की स्थिति ये बार बार उसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो आज अगर भारतीय युवा को देखें तो वो क्या है, वो मार्जिनल व्यक्ति है, कुछ मात्रा में यहां पे, कुछ मात्रा में यहां पे। अगर आप कॉलेज के प्यार की तरफ आकर्षित हो जाते हो तो घर वालों से आप बिल्कुल हाथ धो बैठते हो। घर वालों की ज्यादा सोचते हो तो वहां पे वो जो एक कॉलेज का दौर है उससे हाथ धो बैठते हो। समाज के बारे में ज्यादा सोचते हो तो समाज के बंधनों में बंध के रह जाते हो। समाज को बिल्कुल नकार देते हो तो कई बार ऐसी स्थितियां आती है जहां पे समाज सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। तो ये जो स्थिति, ये मार्जिन मैन की स्थिति है। यूरोपीय कंट्री में कई दिनों पहले ऐसा हो चुका था, कई वर्षों पहले। भारतीय समाज में ऐसा नहीं हुआ है। एक तरफ अपन आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ अपन परंपराओं से बंधे हुए हैं। एक तरफ आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ परंपराओं से बंधे हुए हैं। तो यहां पे आप कुछ मात्रा में सीमांत हद तक यहां पे, सीमांत हद तक वहां पे, जो आपकी एथनिक सोसाइटियां होती है वहां पे इसी प्रकार की व्यवस्थाएं क्या होती रहती, चलती रहती हैं। दो धर्मों के बीच में, जो भाषाओं के बीच में, आधा इधर का आधा उधर का, ये क्या है आपका, ये सीमांत व्यक्ति है। ये समाजशास्त्र की अवधारणा है जो इन्होंने यहां पे पूछी है। नेक्स्ट, अगला, उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से नगर विरासत शहर विकास वृद्धि योजना यानी हृदय योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विरासत शहरों के उद्धार और पुनर्निर्माण के लिए, विरासत शहरों के उत्थान व पुनर्निर्माण के लिए 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना शुरू की गई थी। जिस प्रकार से तीर्थ स्थलों के सुधार के लिए प्रसाद योजना, उसी तरीके से विरासत शहरों में सुधार के लिए आपकी हृदय योजना शुरू की गई थी। इस हृदय योजना के तहत 13 शहर वर्तमान में शामिल किए गए हैं। पहले 12 शहर थे, अब कितने शहर हो चुके हैं, 13 शहर हो चुके हैं, जिनमें से 2 शहर यूपी से भी शामिल किए गए हैं। अगर इन 13 शहरों की बात करें दोस्तों, तो इनमें अजमेर, अमृतसर, जो कि ऐतिहासिक महत्व के हैं, पुरातात्विक महत्व के हैं, अजमेर, अमृतसर, अमरावती,
जो कि वर्तमान में एक जगह की राजधानी भी हो चुकी है, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, वेल्लोर, वेलांकनी, वारंगल, और इसके साथ में वाराणसी और एक आपका मथुरा। वाराणसी और मथुरा जो दो शहर कहाँ से लिए गए हैं? यूपी से लिए गए हैं। दो शहर कहाँ से लिए गए हैं? यूपी से लिए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 आपके क्या होंगे? 12। तो इसमें आपका अमृतसर, अजमेर, अमरावती, द्वारिका, गया, कांचीपुरम और इसके साथ साथ में एक शहर और आपका पुरी, यानी जगन्नाथपुरी, पुरी। इन 13 शहरों के साथ में आपकी ये योजना शुरू की गई थी ताकि प्राकृतिक और जो आपका ऐतिहासिक जो इनकी विरासत है इनको बचा के रखा जा सके और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। पहला व दूसरा ऑप्शन दोनों क्या है? सही है। 2 शहर यूपी से, वाराणसी और मथुरा। आप जानते हो वाराणसी की अगर बात करें तो ऐतिहासिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है। वाराणसी या बनारस को क्राफ्ट सिटी का भी दर्जा दिया गया है। मथुरा जहाँ पर हमेशा से ब्रज की राजधानी रहा है मथुरा, और उसी तरीके से वाराणसी की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपके जनपद काल से महत्वपूर्ण रही संस्कृति है। तो 2 शहर यूपी से, एक वाराणसी और दूसरा आपका मथुरा। अगला, प्रजनन प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? प्रजनन प्रतिस्थापन स्तर। प्रजनन प्रतिस्थापन स्तर से मतलब है कि वो स्थिति जहां से जनसंख्या वृद्धि होना क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, यानी अब जनसंख्या में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। तो प्रतिस्थापन स्तर वो जहां पर जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाए? स्थिर हो जाए, स्थिर जनसंख्या प्राप्त हो जाए। और स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने के लिए 2.1 का अगर प्रजनन हो तो वो क्या होगा? आपका स्थिर प्रजनन दर। 2.1 प्रजनन दर का मतलब क्या हुआ? एक जोड़ा मिलकर अपने जीवन काल में, यानी एक दंपति जोड़ा मिलकर अपने जीवन काल में केवल 2.1 बच्चे पैदा करें। अब आपको के सर 2.1 कैसे हुए? भैया ये औसत है। 10 को बैठा के समझाया, उनको कहा भैया कम बच्चा पैदा करो, आप 2 आपके 2 यानी हम 2 हमारे 2 वाली गणित या एक बच्चा अच्छा वाली स्कीम उनको समझाई। 9 के समझ में आ गई, एक थोड़ा सा पलटी मार गया, यानी 9 ने 2 बच्चे पैदा किए 18, तीसरे जोड़े ने पैदा कर दिए 3 बच्चे। बच्चे कितने? 21। एवरेज निकालेंगे तो 2.1 बच्चे पैदा हुए। वर्तमान में 2.3 के स्तर को अपन प्राप्त कर रहे हैं, 2.1 पे आ जाएंगे तो जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त हो जाएगी। जनसंख्या नीति 2000 में भी इस बात का लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2.1 के स्तर पे आना और उसके साथ में 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता क्या कर लेना? प्राप्त कर लेना। लेकिन शायद ये जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त हो पाए, क्योंकि अपन अब देखा जाए तो चीन से भी आगे बढ़ने की फिराक में आ चुके हैं। ये आपका आंसर हुआ 2.1 के स्तर पर जनसंख्या। नेक्स्ट, अगला, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु यानी पॉवर्टी एस्टिमेशन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी विधियों से का प्रयोग किया जा रहा है? किन किन विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? पहला, हेड काउंट मेथड। ये सरगणना विधि का मतलब हेड काउंट मेथड। परिवार उपभोग व्यय, कैलोरी व्यय, प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों ध्यान की जाए तो अगर जब भी एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है, तो गणना की जाती है सर विधि के आधार पर, हेड काउंट रेशो के आधार पर, कैलोरी ग्रहण के आधार पर। नीति आयोग द्वारा जो गणना करने का आधार माना गया है वो माना गया है दोस्तों कैलोरी उपभोग। पहले ये काम योजना आयोग करता था, अब ये काम कौन करता है? नीति आयोग करता है।
अगर किसी व्यक्ति के द्वारा 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में ली जा रही तो गरीब नहीं है, 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में ली जा रही तो गरीब नहीं है, अन्यथा क्या माना जाता है? गरीब माना जाता है। परिवार उपभोग खर्च NSSO, जिसे वर्तमान में कर दिया गया NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन NSO। NSO के द्वारा परिवार उपभोग खर्च के आधार पर ही प्रति व्यक्ति जो आपकी गरीबी की गणना की जाती है। और प्रति व्यक्ति आय वैसे ही किसी भी देश के विकास का मापन है। अगर प्रति व्यक्ति आय नीचे है तो वास्तव में वो क्या होगा? गरीब होगा। यानी कहने का मतलब हुआ लगभग चारों मेथड को भारत में क्या लिया जाता है? काम में लिया जाता है। जैसे अभी अपन ने चर्चा की सी सुरेश तेंदुलकर समिति है, सी रंगराजन समिति है, ये समितियां हैं, इनके आधार पर जब गरीबी की गणना की जाती है तो उपभोग खर्च के आधार पर गणना की जाती है। तो भारत में सभी तरीकों को इसमें क्या किया गया? शामिल किया गया है। आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? डी। 1 2 3 4 चारों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्लियर? नेक्स्ट, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत बोल दो, चाहे से प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना या प्रधानमंत्री आरोग्य बीमा योजना, किसी भी नाम से आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री आरोग्य बीमा योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर कह सकते हैं आयुष्मान भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आयुष्मान भारत दोस्तों ध्यान करना, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस बीमा योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को क्या किया जाएगा? लाभान्वित किया जाएगा। 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ व्यक्तियों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा और प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा सुविधा की इसमें उपलब्धता क्या की गई है? सुनिश्चित की गई है। प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए की बीमा सुविधा यहां पे क्या की गई है? सुनिश्चित की गई है। इस योजना के 2 हिस्से हैं, एक आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, एक स्वास्थ्य संरक्षण योजना। तो एक आपका देखभाल स्वास्थ्य संरक्षण जिसके तहत बीमा सुविधा और दूसरा आपका देखभाल केंद्र। तो इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 से स्वास्थ्य संरक्षण के रूप में की गई थी, स्वास्थ्य देखभाल के केंद्र के रूप में की गई थी और 23 सितंबर 2018 से इसकी शुरुआत आपके बीमा योजना के रूप में की गई थी। तो संरक्षण मिशन के तहत 5 लाख रुपए का बीमा है और देखभाल के तहत आपका वेलनेस केयर के तहत 1.5 लाख नए वेलनेस सेंटर स्थापित करने की क्या की गई है? बात की गई है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इसमें क्या किए जाएंगे? शामिल किए जाएंगे, जो पहले से स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल हैं। तो इसने कहा है यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 के अनुपात में होगी। बिल्कुल, इस योजना में होने वाले जो भागीदारी है वो 60-40 के अनुपात में होगी। तो आंसर नंबर यहां पे 2 आपका क्या होगा? सही होगा। क्लियर हुआ दोस्तों? नेक्स्ट, अगला पोस्ट किए, सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल पर्यटन का मतलब होता है लगातार पर्यटन जारी रहे। अगर लगातार पर्यटन जारी रहेगा कब? जब पर्यटन व्यापार के उद्देश्य से किया जा रहा हो, जब पर्यटन पारिस्थितिकी के लिए किया जा रहा हो, जब पर्यटन किसी भी ऐतिहासिक स्तर के लिए किया जा रहा हो, जब पर्यटन स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा हो, तो व्यक्ति का बार बार आना जाना वहां पे लगा रहता है और पर्यटन लगातार बना रहेगा। ये कह रहा सस्टेनेबल पर्यटन, लगातार होने वाले पर्यटन का उद्देश्य है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। अरे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि उद्देश्य कैसे होगा? अगर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी तो एक साथ ही पर्यटन होने के साथ हो सकता है समाप्त हो जाए। बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन व पर्यावरण प्रबंधन करना। बिल्कुल,
सांस्कृतिक अखंडता, और अगर आप पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हो और उसके आधार पर पर्यटन करते हो तो आपका क्या होगा, यह पर्यटन सस्टेनेबल हो सकता है। तो आंसर इसका क्या होगा, सी। ध्यान दीजिए, पर्यटन या तो किसी भी परिस्थिति के लिए होगा, या मान लीजिए कोई आपका पर्यटन कर रहा है, आपका जिसको ग्रीनरी पसंद है उसके लिए कर रहा है, कोई आपका भौगोलिक स्थल पे जाने के लिए कर रहा है, कोई आपका ऐतिहासिक स्थल पे जाने के लिए कर रहा है। पता चला किसी शहर में ऐतिहासिक इमारतें बहुत ज़्यादा थी, आपने उस इमारत को तोड़ दिया। आज आगरा में लोग ताजमहल को देखने के लिए आता है और पते चलते हैं कि आगरा से ताजमहल को नष्ट कर दिया गया। तो क्या वहाँ पे सस्टेनेबल पर्यटन बना रहेगा कि नहीं? आप अपनी सांस्कृतिक, आप अपनी प्राकृतिक विरासत को बचा के रखें, पर्यटन तब जाके क्या होगा, सस्टेनेबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा? $5 ट्रिलियन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बजट 2019-20 में, बजट 2019-20 में सस्टेनेबल जो आपकी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 5 वर्षों में भारत को अगले 5 वर्षों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना था। तो 5 वर्षों से मतलब हो गया 2019 से 2024 तक। अगर भारत को 2019 से 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना था तो यहां पे उद्देश्य हो, यहां पे आंसर हो गया 2024 तक। मुद्दा यह है, भारत की वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है $2.9 ट्रिलियन की, $2.9 ट्रिलियन की, $2.9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए अगर बात करें दोस्तों, पिछले एक दशक में अपनी जो इकोनॉमी है $1 ट्रिलियन बढ़ी है, और पिछले 50 दशक में $1 ट्रिलियन बढ़ी थी। वर्तमान में केवल 5 सालों में अपने को इकोनॉमी को $2 ट्रिलियन बढ़ाना है। वर्तमान में $2.9 ट्रिलियन के साथ में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, जर्मनी, जापान और चीन के बाद में। वर्तमान में अगर बात करें तो अपन $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस को अपन पीछे कर चुके हैं। $5 ट्रिलियन की बात करें तो लगातार अगर 8% की दर से ग्रोथ प्राप्त की जाए या वृद्धि प्राप्त की जाए तब जाके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्राप्त होगी। लेकिन देखा जाए तो गत वर्ष में 4.9% की विकास दर, इस वर्ष कोविड-19 के कारण से ये बात आप जान ही रहे हो, अगर अर्थव्यवस्था माइनस में नहीं रहे तो ही ज़्यादा क्या है, ठीक है। तो शायद ये लक्ष्य अब प्राप्त करना क्या हो सकता है, 2024 तक बड़ा ही कठिन कार्य हो सकता है। वी शेप की, यू शेप की, डब्ल्यू शेप की, क्यू शेप की अर्थव्यवस्था में रिकवरी की बात की जा रही है, लेकिन वैसे भी देखा जाए तो पूरा का पूरा वित्त वर्ष निकल चुका है। 2 तिमाहियां केवल और केवल कोविड-19 के चक्कर में पूरे लॉकडाउन से निकल चुका। तो यहां पे लक्ष्य प्राप्त करना एक मुश्किल भरा क्या हो सकता है, काम हो सकता है। नेक्स्ट, मानव गरीबी सूचकांक HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स था जिसे 1997 में शुरू किया गया, और यहां पे 3 आधारों पे गणना की जाती थी जो आपका HDI के आधार थे, उन्हीं के अनुसार, यानी शिक्षा, जीवन स्तर और इसके साथ साथ में जीवन प्रत्याशा, इसी के आधार पे गणना की जाती थी। 2010 में इसमें परिवर्तन किया गया और 2010 से MPI को आधार माना जाता है गरीबी गणना के लिए। MPI की बात करें दोस्तों, बात MPI की जाए तो MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स गरीबी से वंचना की गणना करता है। हेड काउंट रेशियो के आधार पर MPI को जारी किया जाता है और MPI के लिए 3 आधार लिए जाते हैं। वर्तमान में क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। MPI के लिए 3 आधार लिए जाते हैं। वो 3 आधार कौन कौन से? एक स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर।
स्वास्थ्य को फिर 2 भागों में बांटा जाता है, शिक्षा को 2 भागों में बांटा जाता है, जीवन स्तर को 6 भागों में बांटा जाता है। यानी 3 आधार 10 कारक, 3 आधार और 3 आधारों के साथ साथ में इसके लिए क्या लिए जाते हैं, 10 कारक लिए जाते हैं। 3 आधारों को 10 कारकों में विभाजित किया गया है और उसी के आधार पर एमपीआई जारी किया जाता है। ये किसी भी देश में गरीबी से वंचना का एक मापक है। गरीब तो है ही है, लेकिन गरीबी कितनी बुरी है भाई। गरीब तो भिखारी भी है जो भीख मांग रहा है, गरीब रोड पे कुछ बेच रहा है वो भी है, गरीब सब्जी बेचने वाला भी हो सकता है, गरीब ऑटो रिक्शा वाला भी हो सकता है। लेकिन गरीबी की कितनी भयावहता है, उसे गरीबी के कारण कितनी वंचना का शिकार होना पड़ रहा है। उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर उसको भोजन भी नहीं मिल रहा है, या फिर उसमें मृत्यु दर भी ज़्यादा है, तो कितनी गरीबी है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य को नापने के लिए 2 चीजें ली जाती है, एक पोषण, या फिर पोषण की बात करें तो कुपोषण। कितना ज्यादा, जितना ज्यादा कुपोषण है उतनी ज्यादा गरीबी ज्यादा है, कुपोषण। और इसके अलावा शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। क्योंकि इस बात को सभी लोग जान रहे हैं, अगर मान लीजिए स्वास्थ्य स्तर कमजोर है तो शिशु मृत्यु दर क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट अगला शिक्षा। शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्कूल जाने योग्य वर्ष और एक स्कूल में बिताए गए वर्ष। बिताए गए वर्ष, तो स्कूल जाने योग्य वर्ष और स्कूल में बिताए गए वर्ष दोनों में अंतर है। स्कूल जाने योग्य वर्षों में अगर आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल में बिताए गए वर्ष आपके लिए कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गरीबी का शिकार है। और जीवन स्तर में स्वच्छता, स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ पेयजल, घर का आंगन कच्चा या पक्का, कच्चा या पक्का मकान, 4 और इसके अलावा कच्चा या पक्का मकान और इसके अलावा 2 बातें और आ जाती हैं यहाँ पे, क्या, एक कार है या नहीं और विद्युत। इस 10 आधारों पर इस एमपीआई की क्या की जाती है, गणना की जाती है। 1997 से इस शुरू किया गया था, तब इसे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और वर्तमान में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, गरीबी से वंचना की सूचकांक में गणना की जाती है। यूएनडीपी द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक में 2010 में परिवर्तन किया गया था, तब से जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वलिटी एडजस्टमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स और इसके साथ साथ में एमपीआई को क्या किया जा रहा है, जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020 से 2030 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। एनआईपी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है। निम्न में से सही उत्तर को चुनिए। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। ए सत्य है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। दोस्तों ध्यान दीजिए, आंसर होगा यहाँ पे ए गलत है और आर क्या है, सही है। बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है अवसंरचना की, क्योंकि अगर आपको उद्योगों में निवेश बढ़ाना है तो अवसंरचना विकास करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। और इसी के लिए एनआईपी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2019 में की गई थी और इसी पर गठित की गई कमेटी के द्वारा 31 दिसंबर 2019 में
रिपोर्ट जारी की गई और 2019 से 2025 तक, यदि कहा जाए तो 2020 से 2025 तक 5 वर्षों के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए 103 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की क्या हुई, बात हुई। 103 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की। तो पहला ऑप्शन तो यहां पे गलत हो गया बिल्कुल। अवसंरचना का मतलब क्या है, विद्युत, जल की निकासी, जल की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, या फिर कहा जाए तो सड़क है, परिवहन है, सभी चीजों में सुधार करना, सभी चीजों में क्या करना, सुधार करना। नेक्स्ट अगले बात करें अपन, तो इसके साथ साथ में इस 103 करोड़ रुपए की अगर बात करें दोस्तों, तो उनमें से केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र सभी इसमें क्या किए गए, शामिल किए गए हैं। 39% खर्चा केंद्र सरकार का, 39% राज्य सरकार का और 22% खर्चा किसके द्वारा किया जाएगा, आपका निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन ये भी तो हो सकता था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में कितना कितना योगदान है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र तीनों करेंगे। एक बात इसमें ये और भी आ सकती थी, क्या कि वास्तव में देखा जाए तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में विकास का क्षेत्र ज्यादातर कहां है, 70% अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, तो इसमें ऊर्जा क्षेत्र में 24%, सड़क क्षेत्र में 18%, शहरी विकास में 17%, रेलवे में 12% क्या किया जाएगा, खर्चा किया जाएगा। लगभग देखा जाए तो 35 और 36, लगभग 71% खर्चा तो केवल और केवल इन्हीं 4 चीजों में किया जाएगा। बाकी सभी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, अवसंरचना का विकास किया जाएगा 2020 से लेकर 2025 तक। क्योंकि अगर वास्तव में मेक इन इंडिया सफल करना है या वास्तव में भारत को विनिर्माण हब बनाना है, तो आवश्यकता है अवसंरचना के विकास की, आवश्यकता है अवसंरचना विकास करने की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। कौशल भारत अभियान की शुरुआत जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, बिल्कुल ठीक बात है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना नहीं, स्किल डेवलपमेंट करना है, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना है जिसमें सूचना तकनीक भी शामिल है। मुख्य उद्देश्य उनको प्रशिक्षित करके रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना है। तो आंसर यहां पे होगा केवल एक। दोस्तों बात की जाए अगर स्किल इंडिया की, तो आप सभी लोग जानते हो देश में सबसे पहले कहा गया मेक इन इंडिया। सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई, वो बब्बर सेठ के साथ में अवसंरचना विकास, भारत को विनिर्माण का हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाओ, बनाए कौन, या तो विदेशी या फिर भारतीय। अगर कोई भी भारत में बनाना चाहेगा, फैक्ट्री लगाएगा, तो उसके लिए उसको लेबर चाहिए। लेबर यहां पे स्किल है नहीं है, तो अपने को कहना पड़ा स्किल इंडिया। 15 जुलाई 2014 को 2015 को सॉरी ध्यान दीजिएगा, 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका स्लोगन कुशल भारत, कौशल भारत, कुशल भारत, कौशल भारत, कुशल भारत, कि अगर वास्तव में भारत में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा तो भारत का चहुमुखी विकास हो सकता है। कौशल भारत, कुशल भारत के स्लोगन के साथ में ये आपका, जिसके तहत प्रधानमंत्री कुशल भारत या फिर ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट इंडिया योजना के तहत स्किल इंडिया निवेश प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई, जिसके तहत इनको ऋण सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। जुलाई 2015 में इसे शुरू किया गया था। योजना का जो लोगो है, मुट्ठी बांधे हाथों में आपका पाना लिए हुए है, पाने के साथ साथ में पेन लिए हुए है और कपड़े के साथ साथ में उसको कस के पकड़े हुए है, और उसके साथ साथ में इनको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया गया है। एक हाथ जो कि आपका पेन पकड़ रखा है, एक हाथ में आपका पाना पकड़ रखा है, और इसके साथ साथ में कंप्यूटर स्क्रीन पे इसको दिखाया गया है। यानी हर तरह, अगर लोगों को ही देखते हैं आप, तो पेन पकड़ रखा है, पाना पकड़ रखा है, पाना यानी अपने को स्किल डेवलपमेंट करनी है,
कोई जरूरी नहीं है कि अपन उसको आईटी सेक्टर का ही कोई कोर्स कराएं, हो सकता है अपन आईटीआई करवा दें, उसको इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करा दें, ट्रेड मिल का कोर्स करा दें, किसी भी तरह का कोर्स करवा के उसका स्किल डेवलपमेंट करना यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो आंसर ए करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, आप सभी लोग जानते हो दोस्तों, 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो ए का दूसरा आंसर शुरू। पीएम वय वंदन योजना, मई 2017 में पीएम वय वंदन योजना शुरू की गई। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015 में रोजगार प्रोत्साहन योजना, और स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तो कि 2019 में होती, एक नए तरह का भारत आपको सौंपना था, लोगों की विचार में परिवर्तन, सोच में बदलना था, और भारत को ओडीएफ यानी ओपन डिफेक्शन फ्री अपने को बनाना था। 2014 में कौन सी योजना आपकी, स्वच्छ भारत अभियान। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, कोई भी बंदा जो स्वरोजगार करना चाहता है उसके लिए जो भी कर्मचारियों को उसको प्रोविडेंट फंड का पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए सरकार के द्वारा 12% भुगतान किया जाके प्रोत्साहन किया गया। वय वंदन योजना के तहत 60 साल से ऊपर के जो नागरिक थे उनके 1.5 लाख, अधिकतम 15 लाख रुपए की जमा के साथ में 1,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की पेंशन सुविधा। और पीएम जन आरोग्य योजना में अपन जानते ही हैं, प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। क्लियर। नेक्स्ट, तो यहां पे अगर आंसर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा, वय वंदन योजना तीसरा, पीएम पहला और ये चौथा। तो आंसर यहां पे पहला सही है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों व दुकानदारों वाले स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। दोस्तों ध्यान दें, इस बात पे अगर चर्चा करें तो आप सभी लोग जान रहे हो, प्रधानमंत्री द्वारा व्यापारी मानधन योजना, प्रधानमंत्री द्वारा व्यापारी मानधन योजना की शुरुआत की गई। व्यापारिक मानधन योजना की बात करें तो इस योजना को 12 सितंबर 2019 में शुरू किया गया। इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल होना चाहता है तो 18 से 40 साल का व्यक्ति क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है, या 18 से 40 साल का नागरिक शामिल हो सकता है जिसका व्यापार यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा उसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। 1.5 करोड़ टर्नओवर तक का व्यक्ति इसमें क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है, जिसके तहत व्यक्ति को 55 रुपए से 200 रुपए तक प्रति माह प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। और उसके बाद में जब वो व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाएगा, 60 वर्ष बाद उसको प्रति माह 3,000 रुपए की पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, उसी तरीके से आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और उसी प्रकार से व्यापारी मानधन योजना, तीनों योजनाओं में 3,000 रुपए की पेंशन प्रति माह उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर पता चले किसी व्यक्ति ने जमा कराया है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को, उसके परिवार वालों को आधी पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन इस पेंशन योजना में वही व्यक्ति शामिल हो सकता है जो पहले से किसी भी तरह की राष्ट्रीय पेंशन योजना, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, किसी भी तरीके की योजना में शामिल नहीं है। तो आंसर क्वेश्चन यहां पे क्या कर रहा है, 18 से 40 आयु वर्ग के लोग इसके लिए पात्र हैं, बिल्कुल पात्र हैं। उनका वार्षिक लेन देन 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो, बिल्कुल ऐसा ही है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, नहीं। इसकी पात्रता की शर्त यही है, किसी भी प्रकार की पेंशन योजना में शामिल नहीं होना चाहिए। आंसर ये क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत है। इसके अंतर्गत 3,000 रुपए मासिक पेंशन सुनिश्चित है, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। तो यहां पे आंसर कौन सा हो गया, सी आंसर यहां पे क्या है, सही है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। निधि, नेशनल इनिशिएटिव फॉर, ध्यान देना दोस्तों, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड
हार्नेसिंग इनोवेशन, यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए निधि कार्यक्रम की सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है, ताकि इसके तहत जो भी स्टार्टअप्स कार्यक्रम हैं या जो भी कोई भी व्यक्ति है अपना नया उद्योग स्थापित करना चाहता है, स्वरोजगार स्थापित करना चाहता है, उसके लिए उसको इंक्यूबेशन सेंटर, प्रशिक्षण की सुविधा, उनके लिए उनको जो आपके सीड कैपिटल यानी इंक्यूबेशन सेंटर, जो आपके प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराते हैं, आपके सीड कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर जो कि ऐसे उद्योगों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं, आदि की सहायता से ऋण सुविधा मुहैया कराना ताकि नए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सके। तो निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं, 20 छात्रों की सीमा का इसमें निर्धारण नहीं किया गया है। जो भी स्टार्टअप करना चाहता है आराम से स्टार्टअप करे, उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध यहां पे करवाई जाएंगी। तो आंसर यहां पे केवल एक सही है, दूसरा आंसर गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म में प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है, TTCI, ट्रेवल एवं टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक। दोस्तों ध्यान करना, यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, WEF के द्वारा। WEF जिसकी स्थापना 1971 में की गई है। एक आपका ये NGO है जिसमें कई सारे देश हिस्सा लेते हैं और हर साल स्विट्जरलैंड डावोस में इसकी जनवरी महीने में क्या होती है, मीटिंग होती है। एक अंतर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, लेकिन इसके द्वारा जारी किए जाने वाली रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ ही इसके द्वारा कई तरह की रिपोर्टें जारी की जाती, जिनमें से एक है ट्रेवल एवं टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक। हाल ही में 2019 में भी ये सूचकांक जारी किया गया था, और 2019 में जब सूचकांक जारी किया गया तो इसमें लगभग 139 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की जो रैंकिंग थी 34वीं रैंकिंग की। इस बार भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ, तब जाके चर्चा में रहा था। 3 आधार पर इस सूचकांक को जारी किया जाता है, यानी 3 बेस इस सूचकांक के लिए लिए जाते हैं। सबसे पहले सूचकांक जारी करते समय देखा जाता है आपका ढांचा कैसा है, रेगुलेशन कैसा है, नियामक ढांचा। एक इसमें नियामक ढांचा यानी आपका रेगुलेशन स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। बिजनेस एनवायरनमेंट आपका कैसा है, और उसके साथ साथ में तीसरा यहां पे लिया जाता है कि मानव व सांस्कृतिक व प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण किस प्रकार से है। मानव, सांस्कृतिक व प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपका पर्यटक बढ़ेगा। या तो आपका पर्यटक होगा बिजनेसमैन आएगा जो घूमने फिरने के लिए, भाई वो बिजनेस के पर्पज से आता, लेकिन हुआ तो पर्यटक ही है ना वो। जैसे मान लीजिए अगर अपन आज अमेरिका में स्वास्थ्य सुविधा लेने जाते हैं तो आज अमेरिका के लिए पर्यटक के रूप में हुए, हाँ लेने स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। अपने पास में अगर विरासत है तो विदेशी लोग घूमने के लिए आएंगे, अपने पास में प्राकृतिक स्थिति है तो विदेशी लोग घूमने के लिए आएंगे। आज भूटान नेपाल लोग क्यों घूमने के लिए जाते हैं? प्राकृतिक छटा को देखने के लिए घूमने जाते हैं। भारत लोग सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों छटाओं को देखने के लिए जाते हैं। अगर आज अपन बात करें इटली, रोम, लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ का सांस्कृतिक व ऐतिहासिक परिदृश्य को देखने के लिए जाते हैं। तो 3 आधारों को लेकर सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 34वीं रही। 139 देशों को क्या किया गया, शामिल किया गया। WEF द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। बड़ा ही शानदार सा सवाल था, और वैसे भी देखा जाए तो लगभग हर पेपर में एक सूचकांक से रिलेटेड सवाल जरूर आता है, लेकिन यहाँ पे तो लगभग 3-4 सवाल पूछे जा चुके हैं। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, नेशनल बैंक फॉर
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। स्वयं सहायता समूह का बैंक से लिंकेज, ध्यान दीजिएगा, 1992 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन लास्ट में आते आते अप्रैल 1996 से स्वयं सहायता समूह को बैंक लिंकेज कार्यक्रम क्या कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो कि नाबार्ड के द्वारा ही प्रस्तावित योजना है, 1998 अगस्त 1998 से किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके तहत किसानों को अल्पकालिक ऋण बड़ी सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाया जाता है। ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को कृषि में साख सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी के प्रयासों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। 5 जगह पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। 5 बैंक उस समय स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में भी 2 जगह पे बैंक स्थापित की गई, एक आपका मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में भी 2 जगह पर बैंक स्थापित की गई थी। एक स्थापना की गई मुरादाबाद में और एक स्थापना की गई थी वर्तमान मुख्यमंत्री का जो सांसद क्षेत्र है, जान गए होंगे, गोरखपुर में। तो 2 जगह पर यहां पर बैंकों की स्थापना की गई थी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, तो बात यहां पे निकल के आती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्रम से इनको सेट करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में, उसके बाद में आपका नाबार्ड, उसके बाद में आता है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज और उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड, यानी ऑप्शन यहां पर पहला क्या होगा, सही होगा। क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट, अगला, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान है। 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था। बिल्कुल बात ठीक है। भारत ने इस बार फिर 14 अंकों की क्या की है, बढ़त हासिल की है। विश्व बैंक द्वारा 10 आधारों पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। यहां पे दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। तो ये बात हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। भारत ने 14 अंकों की बढ़त प्राप्त की थी। और अगर मुद्दा यहाँ पे ये उठता है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा मैंने बताया था, 10 आधारों पर जारी किया जाता है। 0 से 100 तक नंबरिंग दी जाती है। अगर जिसके पास में 0 है उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेकार है, और जिसके पास में 100 नंबर प्राप्त हो जाते हैं यानी उसका रैंकिंग बहुत अच्छा है। अगर बात करें दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, तो न्यूजीलैंड सबसे ज़्यादा ईजी है वहाँ पर बिजनेस करना, यानी पहले नंबर पर न्यूजीलैंड, उसके बाद में सिंगापुर, उसके बाद में हांगकांग। तो अगर अन्य देशों की भी बात करें तो पहले नंबर पर रहा है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बाद में दोस्तों हांगकांग, सिंगापुर, और सिंगापुर के बाद में रहा है हांगकांग। तो ये बात हुई किसके बारे में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आयोग ने बड़ा ही शानदार क्वेश्चन इसको पूछा है। नीचे दिए गए कथनों, नीचे कथन दिए गए जिनमें एक कथन है, दूसरा कारण कहा गया है। ए कह रहा है केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की वृद्धि करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया गया है। बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि व ग्रामीण विकास के चतुर्दिक विकास पर केंद्रित है। ध्यान कीजिएगा, बजट 2020-21 जो कि आपका निर्मला सीतारमन के द्वारा, बजट 2020-21 निर्मला सीतारमन के द्वारा 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। पूरे बजट को 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक, महत्वाकांक्षी भारत, एस्पायरेंट इंडिया, नेक्स्ट, अवसंरचना, और उसके साथ साथ में अगली अगर चर्चा करें दोस्तों तो देखभाल करने वाली सोसाइटी। पूरे के पूरे बजट में कृषि के विकास के लिए, क्योंकि सरकार का एक ही उद्देश्य है 2022 तक किसानों की आय को डबल करना। सरकार अपने उसी उद्देश्य पर कायम रहते हुए टोटल बजट में से लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए कहाँ पे खर्च किए हैं,
कृषि पे खर्च किए हैं। इसके साथ ही सरकार के द्वारा 15 लाख करोड़ रुपए का, ध्यान दीजिएगा, 15 लाख करोड़ रुपए का क्या दिया गया है, कृषि ऋण की यहाँ पे क्या की गई है, बात की गई है। मुद्दा यहाँ पे निकल के आता है कि खेती में या 15,000 करोड़ रुपए का क्या दिया गया, लोन दिया गया है। 15 लाख करोड़ नहीं बोलेंगे, 15,000 करोड़ रुपए का कृषि में लोन दिया गया है। मुद्दा यहाँ पे आता है सरकार के द्वारा बजट में खेती को बढ़ावा देने के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, किसान रेल, कृषि उड़ान, कई सारी योजनाओं की शुरुआत की गई। दूध के उत्पादन को डबल करना, मत्स्य के उत्पादन को बढ़ाना, लगभग हर क्षेत्र में कृषि का विकास करते हुए 16 सूत्री कार्यक्रमों को अपनाया गया है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है और दूसरा कथन उसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए यहाँ पे ऑप्शन सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो यूपी पीसीएस प्री 2020 में आपसे पूछे गए थे। अर्थव्यवस्था के बड़े शानदार गंभीर क्वेश्चन थे। तो ये सेशन आज अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।